हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हायर परचेज सिस्टम का पहला लेक्चर, जिसमें हम हायर परचेज सिस्टम के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बादलपुर में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। अब अगर हम हायर परचेज सिस्टम की हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि सेल कितनी तरह की होती है। टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितनी तरह की है। तो सेल अगर हम देखें तो सेल एक तो होती है आपकी कैश सेल, एक को हम बोलते हैं कैश सेल। कैश सेल में क्या होता है कि आदमी दुकान पर गया, पेमेंट किया और गुड्स परचेज कर लिया, कैश परचेज, तुरंत पैसा दे दिया। दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में क्या होता है कि आप गुड्स परचेज करते हो लेकिन पेमेंट तुरंत नहीं करते हो, पेमेंट आप फ्यूचर में करते हो। और क्रेडिट सेल में ही दो तरह की सेल होती है, जो दो तरह के सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम है आपका हायर परचेज सिस्टम और दूसरा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दोनों में ही सेम चीज है कि भाई यहां भी क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम की बात करें या इंस्टॉलमेंट पेमेंट की सिस्टम की बात करें, दोनों में ही जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में होता है। कुछ पैसा तुरंत दे दिया जाता है, कुछ पैसा बाद में देते हैं। तो पहले हम समझते हैं जो ये दोनों सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम्स में सिमिलरिटीज क्या है, क्या चीज सेम है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई क्रेडिट सेल में दो तरह के सिस्टम है, एक हायर परचेज और एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, और मैंने बताया दोनों काफी सिमिलर है। तो सिमिलरिटीज क्या क्या है, अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो पहली सिमिलरिटी है पोजेशन ऑफ गुड्स। पोजेशन ऑफ गुड्स की बात करें तो चाहे आप हायर परचेज सिस्टम से गुड्स परचेज कर रहे हैं या इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब आप जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई हायर परचेज सिस्टम पे मुझे सामान खरीदना है, तो वो आपको गुड्स की डिलीवरी कर देता है, यानी गुड्स आपके पोजेशन में दे देता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बात कर रहे हैं तब भी वही चीज होती है कि गुड्स का पोजेशन तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी सिमिलरिटी देखें तो वो है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हो रही है तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट, अगर हम हायर परचेज की बात करते हैं तो भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो भी आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करते हो, यानी कुछ पेमेंट आप तुरंत देते हो डिलीवरी के टाइम पे, वो डाउन पेमेंट कहलाती है। आगे हम फर्दर इसमें जो है इस चीज को डिस्कस करेंगे। कुछ पैसा आपने तुरंत दे दिया, वो डाउन पेमेंट है, बाकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। तो ये सिस्टम अगर आप हायर परचेज सिस्टम है तो उसमें भी यही चीज होती है, और अगर ये है आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम तो इसमें भी यही चीज होती है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। अगर आदमी आपको फ्यूचर में पैसे ले रहा है, तुरंत पैसे नहीं ले रहा है, तो वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इंटरेस्ट हायर पर सिस्टम में भी चार्ज किया जाता है और जो है आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम उसमें भी चार्ज किया जाता है। तो यानी कि तीन तरह की सिमिलरिटीज हो गई इन दोनों सिस्टम। अब बात ये आती है, अगर इतने सिमिलर हैं तो फिर भाई चैप्टर अलग अलग क्यों है, या सिस्टम में आपने अलग अलग क्यों बताया। तो इसका मतलब इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। तो अब हम बात करते हैं इनमें डिफरेंसेस की। अगर आप डिफरेंसेस की बात करें तो पांच तरह के मोटे तौर पे इसमें आपको डिफरेंस मिले। सबसे पहला जो डिफरेंस है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो हायर परचेज सिस्टम है इसको हम कहते हैं, ये एग्रीमेंट जो है ये हायरिंग का एक एग्रीमेंट होता है, यानी कि किराया का, इंग्लिश में भी इसका किराया का पद्धति नाम है। तो इसमें क्या करते हैं, आप सामान लेके जाते हैं और उसको यूज करते हैं, लेकिन जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपसे सामान छीन सकता है ना। क्योंकि यहां पर क्या है, ये एग्रीमेंट किसका है, हायरिंग का एग्रीमेंट है, ये माना जाता है कि आप किराए पे सामान यूज कर रहे हैं। दूसरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात करें तो ये जो है एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है, यहां पे प्रॉपर सेल कर दी जाती है चीज को। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि भाई ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। पोजेशन तो मैंने बताया दोनों में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन मालिकाना हक, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। तो ओनरशिप अगर हायर परचेज सिस्टम की बात करते हैं तो आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड होती है उसमें जाके ओनरशिप ट्रांसफर होती है। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बिल्कुल तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है, जैसे सेल होता है, सेल में ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर होती है, ऐसे ही यहां पर भी ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। अब तीसरे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो तीसरा डिफरेंस आता है राइट टू रिटर्न गुड्स।
भाई आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आपने बोला सेलर से कि भाई ठीक है कोई सामान है, मैंने अभी डाउन पेमेंट कर दिया, उसके बाद मैंने कहा 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा। अब क्या हुआ कि भाई आपने पेमेंट नहीं करी, तो क्या होता है डिफॉल्ट के केस में हायर परचेज में अगर आपने सामान खरीदा हुआ है तो गुड्स रीपर्चेज्ड हो जाता है, वापस छीन लेता है वो। सेलर कहता है ठीक है आप पैसे नहीं दे पा रहे हो तो ये तो हायरिंग का एग्रीमेंट था, किराए पे यूज कर रहे थे आप, तो मालिक तो मैं हूँ, लो मेरा सामान वापस कर दो। आप कहोगे जब तक जो मैंने पैसे दिए, जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करी, वो कहेगा अब तक आपने सामान भी तो मेरा यूज किया, वो तो उसका किराया था, तो वो वापस ले लेता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल, इसमें गुड्स रिटर्न नहीं किया जाता, इसमें तो वो केस करेगा आपके ऊपर और पैसे ही लेगा। अगर हम एक्ट की बात करें तो ये जो आपका हायर परचेज सिस्टम है, ये हायर परचेज एग्रीमेंट एक्ट 1972 से गवर्न होता है, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो है ये गवर्न होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से। और लास्ट डिफरेंस अगर हम देखते हैं राइट टू सेल, तो हमेशा क्या होता है हायर परचेज सिस्टम में राइट टू सेल का जो मतलब सेल का जो राइट है वो हमेशा सेलर के पास होता है, और इसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट में परचेजर के पास होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। अब हम क्या करेंगे कि हायर परचेज सिस्टम पहले पढ़ेंगे और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बेसिक्स बताऊंगा आपको हायर परचेज सिस्टम के। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाले डिफरेंसेस जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं जो इसमें आप पढ़ेंगे। अगर हम पार्टीज की बात करें तो इसमें दो पार्टीज होंगी, आप देखेंगे हर क्वेश्चन के अंदर दो पार्टीज होंगी। एक पार्टी को हम बोलते हैं हायर परचेजर, हायर परचेजर होता है, और दूसरी पार्टी को बोलते हैं हायर वेंडर। परचेजर का मतलब जो खरीद रहा है वो परचेजर हो गया, और जो सेल कर रहा है वो हायर वेंडर। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, और उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं हायर परचेज अग्रीमेंट। अब क्योंकि ये आपको एक फैसिलिटी दे रहा है तो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो होता है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से, जो भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होंगी कि आप पेमेंट कितने टाइम के बाद करोगे उस हिसाब से सेलर आपको इंटरेस्ट बताता है। तो इसमें होता क्या है कि एक कैलकुलेशन टेबल बना के हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि भाई हर इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए कैलकुलेशन टेबल बनाई जाती है। और फिर दो पार्टीज है, एक हायर परचेजर हो गया एक हायर वेंडर हो गया, ये दोनों अपनी अपनी बुक्स मेंटेन करेंगे, अपनी अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज करेंगे और लेजर अकाउंट बनाएंगे। यही काम करना होता है पूरे चैप्टर में कि अपने अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। हायर परचेजर की बुक्स अलग मेंटेन होती है, हायर वेंडर की अलग मेंटेन होती है, और एक इंटरेस्ट निकालने के लिए कैलकुलेशन टेबल बनाई जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ एंट्रीज देखते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो पार्टीज हैं, एक हायर परचेजर है और एक हायर वेंडर है, दोनों अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। तो हायर परचेजर की बुक्स में कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं यहाँ पर, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंट्रीज के लिए, बेसिक्स पे रहना है आपको। सबसे पहले देखिए कि परचेजर है ये तो एसेट को परचेज करेगा, जब एसेट परचेज कर रहा है ये तो इसके पास एसेट आ रही है तो ये करेगा एसेट अकाउंट डेबिट, अभी पेमेंट तो किया नहीं इसने, तो जो भी हायर वेंडर है उसका नाम लिख लेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि एसेट में भी अगर एसेट का कोई नाम है, जैसे फर्नीचर है या मशीनरी है ना, या प्लांट है, तो उसका नाम आ जाएगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। में भी हायर वेंडर का नाम है अगर, तो टू बी सी डी जो भी नाम है एक्स वाई जेड वो लिख लेंगे। अब दूसरी जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है हायर परचेजर पेमेंट कर रहा है हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे चलेगा इसके पास से। अब ये जो पेमेंट है ये डिलीवरी पे करी है उसने, तो इसका मतलब ये जो एंट्री है, अगर मान लिया जनवरी 1 में कोई अग्रीमेंट होता है हायर परचेज का, तो जनवरी 1 के में ये दोनों एंट्रीज हम करेंगे, ये पहली वाली एंट्री और दूसरी वाली एंट्री। बाकी सारी एंट्रीज होती हैं जिस डेट पे आप अब इंस्टॉलमेंट पे करोगे। सपोज करिए आप ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो अब जो इंस्टॉलमेंट पे होनी है वो 31 दिसंबर को होनी है, तो इसका मतलब बाकी एंट्रीज जो है वो दिसंबर 31 में होगी। तो दिसंबर 31 में अब देखिए अगर पहली एंट्री की बात करें तो सबसे पहले एक साल पूरा हो गया, तो हायर परचेजर क्या सोचेगा कि अब तो मुझे जो है इंटरेस्ट पे करना है, हायर परचेजर को इंटरेस्ट पे करना है, तो हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट तो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो इंटरेस्ट को डेबिट कर लेगा।
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसे पे करेगा? वेंडर को, तो टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ये आपको इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी। फिर इसके बाद अब पहले इंस्टॉलमेंट पे करेगा ये, तो पहले इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है तो ये हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट की एंट्री देखिए यहाँ भी यही थी, पेमेंट की एंट्री जब भी होगी सेम ही होगी, हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पेमेंट की एंट्री के बाद नंबर आया आपका डेप्रिसिएशन का, क्योंकि 1 साल हो गया, अब आपने एसेट को यूज किया तो एसेट की तो वैल्यू कम हो गई होगी, तो डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करोगे ये एसेट के ऊपर चार्ज करोगे, यहाँ पर दो तरीके के सिस्टम मिलेंगे आपको। ये हो सकता है या तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें, या आप रिटर्न डाउन वैल्यू से चार्ज करें। तो जैसा भी क्वेश्चन में दिया है उस मेथड से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मसलन अगर 1 लाख रुपए की एसेट है और 10% उन्होंने डेप्रिसिएशन बोला, तो फर्स्ट ईयर तो डेप्रिसिएशन 10,000 ही आएगा। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें, अगर सेकंड ईयर की बात करें, जब डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे सेकंड ईयर में, तो अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो 10,000 ही फिक्स रहना है। लेकिन अगर डिमिनिशिंग है या रिटर्न ऑन वैल्यू है तो 1 लाख में से 10,000 तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर कट चुका, तो एसेट अब जो सेकंड ईयर के लिए जो एसेट की वैल्यू वो 90,000 है, तो सेकंड ईयर में फिर डेप्रिसिएशन कटेगा 9,000 रुपीज, अगर रिटर्न ऑन वैल्यू का केस है। और अगर केस फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का है तो फिर तो फिक्स ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। और जो छठी एंट्री होती है वो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको, फर्स्ट ईयर में तो 6 एंट्री होंगी, जब सेकंड ईयर स्टार्ट करेंगे तो सेकंड ईयर में ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये एंट्री और ये एंट्री, ये चारों एंट्रीज रिपीट होंगी आपकी, अगर पेमेंट थर्ड ईयर में कर रहे हैं आप। क्योंकि देखिए एसेट जो खरीदी है वो एक बार खरीदी गई है, डाउन पेमेंट ही एक बार की गई है, लेकिन ये वाली एंट्री जितने साल, मान लिया 3 साल की, 3 साल का पेमेंट है, तो पहले साल में तो 6 एंट्री होंगी, सेकंड ईयर में ये वाली 4 एंट्री होंगी, थर्ड ईयर में फिर ये वाली 4 एंट्रीज जो है आप रिपीट करें। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं हायर वेंडर क्या अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। अब हायर वेंडर तो सेल कर रहा है भाई, जब वो सेल कर रहा है तो किसे सेल कर रहा है? परचेजर को, तो परचेजर को डेबिट कर लेगा कि हायर परचेज डेबिट टू हायर सेल। ये आपकी जो एंट्री होगी ये कैश प्राइस से एंट्री हो जाएगी, ये वाली एंट्री कैश प्राइस से होगी। अब हायर वेंडर कहेगा कि ठीक है मैंने आपको सेल कर दी, चीज बेच दी, लाओ भाई डाउन पेमेंट लेके आओ, पैसे दीजिए मुझे। अब यहाँ पर क्या है, डिलीवरी के ऊपर उसने डाउन पेमेंट रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ये एंट्री आपकी डाउन पेमेंट की हो जाएगी। फिर इसके बाद अब इंटरेस्ट, इसके लिए इनकम है तो ये इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा। अब ये दो एंट्री तो बेटा देखो, ये जो दोनों एंट्रीज हैं ये तो आपकी जनवरी 1 में हो गई। अब यहां से जो एंट्री स्टार्ट हो रही है ये दिसंबर 31 में हो रही है। पहली एंट्री इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट इनकम है तो हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट। अब कैलकुलेशन टेबल देख के और आप इंटरेस्ट का क्या अमाउंट है वो वाला अमाउंट यहाँ लिखो। अब पहली इंस्टॉलमेंट मिल गई, तो देखिए पेमेंट की एंट्री जो यहाँ पे हमने एंट्री की थी यही सेम एंट्री यहाँ पर हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। फिर इसके बाद अब ये एंट्री कंप्लीट एक तरीके से, अब बस सेल को ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दो, ये ट्रांसफर एंट्री है। और इसके बाद इंटरेस्ट को आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ये भी ट्रांसफर एंट्री है। तो हायर सेल को ट्रांसफर करेंगे तो हायर सेल डेबिट टू ट्रेडिंग, सेल तो ट्रेडिंग में जाती है, और इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट आपका P&L अकाउंट में जाता है। तो पहले साल में तो देखिए ये साहब 6 की 6 एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी। इसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर करेंगे, सेकंड ईयर करेंगे, तो सेकंड ईयर में अब ये सेल तो होनी नहीं, ये वाली एंट्री नहीं होनी, ना डाउन पेमेंट की एंट्री होनी, यहां से एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी। पहली एंट्री ये होगी, दूसरी एंट्री ये होगी और तीसरी एंट्री ये होगी, क्योंकि सेल नहीं होगी तो ट्रांसफर भी नहीं होगा। अब ये 3 एंट्री जो है सेकंड ईयर में हो जाएंगी। मान लिया थर्ड ईयर तक आपकी पेमेंट जा रही है तो 3 एंट्री थर्ड ईयर में भी रिपीट होगी। तो एक बार आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन एंट्रीज को समझना है, पढ़ना है, क्योंकि देखिए एक बार एंट्री समझ में आ गई आपको तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन टेबल वाला ही काम है और कुछ भी नहीं है, वही अमाउंट आपको यहाँ पर उतार के लिखनी होगी। तो आई होप ये एंट्रीज आपको दोनों की बुक्स में क्लियर हो गई। अब बात ये आती है, इसमें कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये वाले करेंगे। अब एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल 5 एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला है द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट इज नोन एज, क्या कहते हैं जो अमाउंट पे किया जाता है हायर परचेज एग्रीमेंट में। आप देखेंगे, पढ़िए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक बार वीडियो देखिए फिर से पीछे जाके। इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस और इंटरेस्ट को अगर जोड़ दें तो क्या चीज आ जाती है?
हायर परचेज प्राइस में से अगर कैश प्राइस माइनस कर दे, तीसरा क्वेश्चन है, हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस करें तो क्या मिलेगा हमें? हायर परचेज प्राइस गवर्न बाय, हायर परचेज प्राइस जो है मतलब हायर परचेज जो एक्ट है, ये हायर परचेज ये किससे गवर्न होता है, कौन से से? सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन एक्ट से, इंस्टॉलमेंट एक्ट से, हायर परचेज एक्ट से, ये बताना है आपको। और पांचवा क्वेश्चन है कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट एक्ट ये किससे गवर्न होता है। ठीक है, 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार फिर से आप थ्योरी पूरी पढ़िए जो मैंने बताई है, इसमें वीडियो देखिए फिर से पीछे जाके और इनको आप सॉल्व करिए। आई होप यहाँ तक बेसिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब बेसिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या करेंगे, मैं जो सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं एक स्पेसिमेन क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैलकुलेशन टेबल कैसे बनाई जाती है, कितने कॉलम्स होते हैं, फिर उसका यूज जर्नल एंट्री में कैसे करते हैं, तो एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद आपको लेजर अकाउंट्स बताऊंगा, और फिर हम सिर्फ कैलकुलेशन टेबल समझते जाएंगे कितने तरीके से कैलकुलेशन टेबल बनती है। और आपका ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से ही ये चैप्टर आप फिनिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।